स्टडी सदन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानून पर बात करेंगे जो भारत में लाखों कामकाजी लोगों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। एक ऐसा कानून जिसकी कहानी एक महिला के इंसाफ की लड़ाई से शुरू हुई और आज करोड़ों के लिए एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पॉश एक्ट 2013 की, जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम भी कहते हैं। जी, और ये सिर्फ कुछ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये भारत के वर्क कल्चर को बदलने की एक बहुत बड़ी और जरूरी कोशिश है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये कानून क्या है, कैसे काम करता है और सबसे जरूरी, ये कागज पर जितना मजबूत दिखता है, जमीन पर कितना असरदार है। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, इस कानून की जड़ों से। ये कानून अचानक तो नहीं आया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी नींव रखी गई थी 1997 के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस में, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। एकदम सही। उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, क्योंकि तब तक कोई ठोस कानून था ही नहीं। और वही गाइडलाइंस सालों तक कानून की तरह काम करती रहीं। जी, पीओएस एक्ट जो 2013 में आया, असल में उन्हीं विशाखा गाइडलाइंस का एक विस्तृत और कानूनी रूप है। इसका मकसद एक ही है, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है। और वो क्या है? हर महिला को एक सुरक्षित और भयमुक्त वर्किंग एनवायरनमेंट देना। यह अधिकार सुनने में तो बहुत मौलिक लगता है। हमारे संविधान में इसका क्या आधार है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और सीधे हमारे संविधान से जुड़ी हैं। 3 मुख्य अनुच्छेद हैं जो इसे ताकत देते हैं। अच्छा। पहला है अनुच्छेद 14, यानी कानून के सामने सब बराबर है। फिर है अनुच्छेद 15, जो लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। और सबसे अहम अनुच्छेद 21, जीने का अधिकार। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जीने का अधिकार मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। बिल्कुल। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सीधे सीधे किसी महिला की गरिमा पर, उसकी डिग्निटी पर हमला है। तो ये कानून कोई एहसान नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो ये तो साफ है कि कानून की नींव बहुत मजबूत है, पर सवाल ये उठता है कि ये मजबूत छतरी किस किस को और कहां-कहां बचाती है? मतलब पीड़ित महिला कौन हो सकती है और कार्यस्थल का दायरा कितना बड़ा है? और यही इस कानून की सबसे बड़ी खूबी है। इसका दायरा व्यथित महिला जैसा कानून में लिखा है, उसका मतलब किसी भी उम्र की कोई भी महिला है। कोई भी महिला? हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो परमानेंट कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, ट्रेनी है या बस किसी काम से उस ऑफिस में आई है। अच्छा, मतलब विजिटर भी? जी, यहाँ तक कि घरेलू कामगार भी इसके दायरे में आते हैं। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब्स तक सीमित नहीं है। और कार्यस्थल का क्या? क्या वो सिर्फ ऑफिस की चारदीवारी है? तो है ही, साथ में कोई भी सरकारी या प्राइवेट संस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम। असंगठित क्षेत्र भी इसमें शामिल है? हाँ, असंगठित क्षेत्र भी शामिल है। और एक बहुत दिलचस्प बात है इसमें। बताइए। अगर आपकी कंपनी आपको आने जाने के लिए कैब या बस की सुविधा देती है, तो उस सफर के दौरान वो गाड़ी भी कानूनी तौर पर आपका कार्यस्थल मानी जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। इसका मतलब है कि नियोक्ता की जिम्मेदारी ऑफिस के गेट पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं, काम से जुड़ी किसी भी यात्रा के दौरान महिला की सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी है। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। कानून की नजर में यौन उत्पीड़न है क्या? क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि जो उनके साथ हो रहा है वो असल में उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। ये समझना बहुत जरूरी है। कानून इसे बहुत साफ तौर पर बताता है। इसमें बेसिकली 5 तरह के अवांछित व्यवहार शामिल है। 5 तरह के? ठीक है। पहला, कोई भी अनवेलकम शारीरिक संपर्क या नजदीकी बढ़ाने की कोशिश। दूसरा, यौन अनुग्रह की मांग करना या अनुरोध करना, मतलब सेक्सुअल फेवर मांगना। तीसरा शायद वो है जिसे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कहते हैं। एकदम सही, काम रंजित टिप्पणियां करना, जैसे किसी के कपड़ों पर या लुक पर भद्दे कमेंट्स करना, डबल मीनिंग वाले जोक सुनाना, ये सब इसमें आता है। ओके। चौथा है अश्लील साहित्य या पोर्नोग्राफी दिखाना। और 5वां, जो एक तरह से सबको कवर करता है, वो है यौन प्रकृति का कोई भी दूसरा अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार। आपने बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया, अवांछित या अनवेलकम। मुझे लगता है सारा खेल इसी का है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरी परिभाषा का दिल है।
कोई भी व्यवहार जो महिला की मर्जी के खिलाफ है और उसे असहज करता है वो उत्पीड़न है। मतलब करने वाले की नीयत क्या थी ये उतना मायने नहीं रखता? उतना नहीं, ज्यादा मायने ये रखता है कि जिस पर उसका असर हुआ उसे कैसा महसूस हुआ। अगर वो अनवेलकम है तो वो उत्पीड़न है। ठीक है, मान लेते हैं किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो अब वो क्या करे? शिकायत की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए कानून ने एक पूरा सिस्टम बनाया है। हर वो संस्था जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां एक आंतरिक समिति यानी इंटरनल कमिटी या आईसी बनाना अनिवार्य है। और जहां 10 से कम लोग हैं, जैसे कोई छोटी दुकान या स्टार्टअप, या मान लीजिए शिकायत सीधे मालिक के ही खिलाफ हो, उन मामलों के लिए स्थानीय समिति यानी लोकल कमिटी का प्रावधान है, जिसे जिलाधिकारी बनाते हैं। तो कोई भी महिला इस सिस्टम से बाहर नहीं है। इस आंतरिक समिति में होता कौन कौन है? क्योंकि एक आम डर तो यही रहता है कि कंपनी के लोग मिलकर मामला दबा ना दें। इसी डर को दूर करने के लिए इसकी बनावट बहुत सोच समझकर तय की गई है। इसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होती है। ठीक है, एक सीनियर महिला? जी, कम से कम 2 और सदस्य होते हैं जिन्हें सामाजिक कार्यों या कानून की समझ हो, और सबसे जरूरी एक बाहरी सदस्य होता है। 1 मिनट, ये बाहरी सदस्यों वाली बात बहुत दिलचस्प है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि समिति पर कंपनी का कोई दबाव न रहे और जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो। ये बाहरी सदस्य किसी एनजीओ से या महिला अधिकारों के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति होता है। ये तो बहुत अच्छा सोचा गया है। हाँ, और एक नियम ये भी है कि समिति में कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। तो ये एक तरह से कंपनी के अंदर ही एक स्पेशल कोड जैसा हो गया, आप कह सकते हैं। अब आते हैं शिकायत प्रक्रिया पर। कानून कहता है कि घटना के 3 महीने के अंदर लिखित शिकायत देनी होती है। लेकिन कई बार हिम्मत जुटाने में या सिचुएशन को समझने में वक्त लग जाता है। क्या 3 महीने के बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? नहीं, रास्ते बंद नहीं होते। अगर समिति को लगता है कि देरी की कोई वाजिब वजह थी, तो वो इस समय सीमा को 3 महीने और बढ़ा सकती है। अच्छा, ये एक राहत की बात है। शिकायत मिलने के बाद समिति जांच शुरू करने से पहले एक कदम और उठाती है। वो महिला से पूछती है कि क्या वो आपसी सुलह चाहती है। सुलह मतलब कॉम्प्रोमाइज? सुलह, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। इस सुलह में किसी भी तरह का पैसों का लेन देन नहीं हो सकता। मतलब कोई मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता कि आरोपी पैसे देकर मामला रफा दफा कर दे। ये प्रावधान इसलिए है ताकि महिला पर किसी भी तरह का दबाव न बनाया जा सके। अगर वो सुलह के लिए तैयार नहीं है तो समिति जांच आगे बढ़ाती है। और जांच के दौरान इस समिति के पास क्या शक्तियां होती हैं? जांच के दौरान इस समिति को एक सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार मिलते हैं। वो किसी को भी गवाही के लिए समन भेज सकती है, दस्तावेज मांग सकती है और शपथ पर बयान दर्ज कर सकती है। और गोपनीयता का क्या? क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही होता है कि बात बाहर फैल जाएगी और बदनामी होगी। कानून इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है। धारा 16 के तहत शिकायत करने वाली महिला की पहचान, आरोपी की पहचान, गवाहों के नाम और जांच की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से गोपनीय रखना अनिवार्य है। और अगर कोई ये नियम तोड़े तो जुर्माना है। इसे मीडिया या किसी और के सामने उजागर नहीं किया जा सकता। ये बहुत जरूरी है। लेकिन जांच में तो वक्त लगता है ना, 90 दिन या उससे ज्यादा। क्या उस दौरान पीड़ित महिला को उसी माहौल में उसी आरोपी के साथ काम करना पड़ता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है और कानून इसका भी ध्यान रखता है। इसीलिए अंतरिम राहत का प्रावधान है। जांच चलने के दौरान महिला के अनुरोध पर समिति कुछ कदम उठाने की सिफारिश कर सकती है। जैसे महिला या आरोपी का किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देना ताकि रोज आमना सामना ना हो। ठीक है। या फिर महिला को 3 महीने तक की पेड लीव दी जा सकती है जो उसकी सामान्य छुट्टियों के अलावा होगी। अच्छा। समिति ये भी कह सकती है कि आरोपी उस महिला की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ना लिखे ताकि वो करियर में किसी भी तरह से उसे नुकसान ना पहुंचा सके। ये तो वाकई बहुत सोचा समझा प्रावधान है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया के दौरान महिला को और प्रताड़ित ना होना पड़े। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया की एक समय सीमा भी तय है ना? जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मामले सालों तक लटके न रहें। शिकायत मिलने के 90 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होती है। 90 दिन? ओके। जांच पूरी होने के 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट नियोक्ता को सौंपनी होती है और रिपोर्ट मिलने के 60 दिनों के अंदर नियोक्ता को समिति की सिफारिशों पर एक्शन लेना होता है। मतलब पूरी प्रक्रिया के लिए क्लियर टाइमलाइन है? हाँ, एक तय समय सीमा है। अब आते हैं जांच के नतीजों पर। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो आरोप साबित हुए या नहीं हुए।
तो इन दोनों सूरतों में क्या होता है? अगर जांच में आरोप साबित नहीं हो पाते हैं तो समिति मामला बंद करने की सिफारिश करती है। लेकिन अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो समिति 2 तरह की कार्रवाई की सिफारिश करती है। 2 तरह की? जी, पहली कंपनी के सर्विस रूल्स के हिसाब से अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये चेतावनी से लेकर नौकरी से निकालने तक कुछ भी हो सकता है। और दूसरी मुआवजा। मुआवजा? हाँ, समिति आरोपी के वेतन से पैसे काटकर पीड़ित महिला को मुआवजा देने का भी आदेश दे सकती है। और ये मुआवजा किस आधार पर तय होता है? कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो नहीं, पर कुछ पैमाने तय किए गए हैं। जैसे महिला को हुई मानसिक पीड़ा, उसके करियर को हुए नुकसान की भरपाई, इलाज पर हुआ खर्च और साथ ही आरोपी की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। ये तो हुई एक बात, पर एक सवाल जो हमेशा उठता है वो है इस कानून के गलत इस्तेमाल का। अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करे तो? ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और कानून ने इसका भी ध्यान रखा है। धारा 14 इसी बारे में है। क्या कहती है ये धारा? ये कहती है कि अगर जांच में समिति को ये लगता है कि शिकायत सिर्फ झूठी नहीं बल्कि जानबूझकर किसी को बदनाम करने की दुर्भावना से की गई है या नकली सबूत पेश किए गए हैं, तो वो शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक लाइन है। मतलब कोई अपने आरोप साबित नहीं कर पाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि शिकायत झूठी थी। बहुत ही बारीक, और कानून इस लाइन का सम्मान करता है। ये साफ किया गया है कि सिर्फ सबूतों की कमी या आरोप साबित न हो पाने का मतलब ये नहीं है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण या झूठी थी। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। जी, क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामलों में सबूत जुटाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। तो आरोप साबित न कर पाना और जानबूझकर झूठी शिकायत करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है। अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्या शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कोई डिजिटल तरीका भी है? हाँ, बिल्कुल है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसका नाम है शी बॉक्स। शी बॉक्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। ये नाम दिलचस्प है। ये काम कैसे करता है? ये इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कई बार महिलाएं अपनी कंपनी की आंतरिक समिति के पास जाने में हिचकिचाती हैं। उन्हें डर होता है कि बात लीक हो जाएगी या मैनेजमेंट आरोपी का साथ देगा। ये पोर्टल उन्हें एक बाहरी और सीधा रास्ता देता है। कोई भी महिला, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट, इस पोर्टल पर जाकर सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और फिर वो शिकायत कहाँ जाती है? वो फिर अपने आप संबंधित समिति के पास जांच के लिए चली जाती है। ये तकनीक का बहुत अच्छा इस्तेमाल है जवाबदेही बढ़ाने के लिए। ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए आखिर में कुछ उन बड़े न्यायिक फैसलों को याद करते हैं जिन्होंने इस कानून को दिशा दी। विशाखा केस तो था ही, उसके अलावा 2 और केस बहुत महत्वपूर्ण है। एक था अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम A.K. चोपड़ा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न को रोकने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नियोक्ता की है। मतलब कंपनी ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये 2 लोगों का आपसी मामला है। बिल्कुल नहीं। एक सुरक्षित माहौल देना कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी है। और दूसरा केस था डॉक्टर पुनीता के सोढ़ी बनाम भारत संघ। इसमें क्या हुआ था? इसने यौन उत्पीड़न की परिभाषा को और व्यापक बनाया। कोर्ट ने कहा कि उत्पीड़न सिर्फ शारीरिक नहीं होता, ये मानसिक भी हो सकता है। कोई भी ऐसा व्यवहार जो काम के माहौल को डरावना, अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण बना दे, वो भी यौन उत्पीड़न के दायरे में आएगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक पूरी प्रणाली है, एक इकोसिस्टम है जो महिलाओं को कार्यस्थल पर गरिमा और सुरक्षा का अधिकार देने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। इसकी व्यापक परिभाषाएं, समिति का ढांचा, तय सीमा, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ताकतवर टूल बनाते हैं। तो आज की चर्चा का सार यही है। हाँ, और मैं श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये कानून एक मजबूत ढांचा तो देता है, लेकिन इसका असरदार होना 2 बातों पर निर्भर करता है। एक, संगठन इसे कितनी गंभीरता से लागू करते हैं, और दूसरा, कर्मचारी, चाहे वो महिला है या पुरुष, इसे लेकर कितने जागरूक हैं। हमें सोचना चाहिए कि कानून की जानकारी और जमीनी हकीकत के बीच जो फासला है उसे कैसे भरा जा सकता है। बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो स्टडी सदन ऑफिशियल आपकी मंजिल है।